नमस्कार दोस्तों। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आइए आज के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स टॉपिक्स पर एक नजर डालते हैं। ये 3 टॉपिक्स बिल्कुल मिस मत करिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ओके, तो हमारा पहला टॉपिक है एफएसएसआई के नए रेगुलेटरी रिफॉर्म्स। दोस्तों, ये टॉपिक सीधा आपके जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़ता है। मतलब प्रीलिम्स हो या मेंस, दोनों के लिए ये एब्सोल्युटली क्रूशियल है। देखते हैं इसमें क्या है। तो आखिर खबर है क्या? देखिए, सबसे बड़ा गेम चेंजर ये है कि अब फूड लाइसेंस को बार बार रिन्यू करवाने का झंझट ही खत्म कर दिया गया है। लाइसेंस को बना दिया गया है परपेचुअल, यानी एक बार बनवाओ और हमेशा के लिए छुट्टी। और इतना ही नहीं, छोटे बिजनेसेस को एक बहुत बड़ी राहत मिली है। रजिस्ट्रेशन के लिए जो टर्नओवर लिमिट थी उसे भी बढ़ा दिया गया है। लेकिन पहले क्या होता था, सोच के देखिए। हर 1 से 5 साल में आपको लाइसेंस रिन्यू कराना पड़ता था। कितना कंप्लायंस बर्डन, कितना पेपर वर्क। बिजनेसेस के लिए ये एक बहुत बड़ा सरदर्द था। तो ये जो बदलाव है, ये नीति आयोग की एक कमिटी ने रेकमेंड किया था और इसका सीधा सा मकसद है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाना। अच्छा, इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले 3 टर्म्स को क्लियर कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल भाषा में। पहला है एफबीओ, यानी फूड बिजनेस ऑपरेटर। आसान शब्दों में, खाने पीने से जुड़ा कोई भी बिजनेस। दूसरा, परपेचुअल वैलिडिटी, ये हमने अभी डिस्कस किया, मतलब लाइसेंस की वैलिडिटी अब हमेशा के लिए है, फॉरएवर। और तीसरा है टर्नओवर थ्रेशोल्ड। ये वो इनकम लिमिट है जो डिसाइड करती है कि किसी बिजनेस को सिर्फ रजिस्ट्रेशन की जरूरत है या पूरा लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो अब सवाल उठता है कि ये यूपीएससी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, इसका लिंक सीधा जीएस पेपर 2 से है। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये एक बेहतरीन गवर्नेंस रिफॉर्म है। इससे होगा क्या? पेपर वर्क कम, कंप्लायंस कॉस्ट कम, और एफएसएसआई भी अब अपना फोकस रिन्यूअल जैसे रूटीन काम से हटाकर फूड सेफ्टी को एनफोर्स करने पर लगा सकती है। ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। ओके, तो हर चीज के 2 पहलू होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स। इसका फायदा तो बिल्कुल साफ है, कम पेपर वर्क, कम करप्शन और बिजनेसेस के लिए कंटिन्यूटी। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सवाल यह है कि अगर रिन्यूअल ही नहीं होगा तो फूड सेफ्टी कैसे इंश्योर की जाएगी? इसका जवाब है रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शंस। मतलब जो बिजनेस हाई रिस्क कैटेगरी में है उसकी जांच ज्यादा सख्ती से और ज्यादा बार होगी। स्मार्ट अप्रोच, राइट? चलिए अब फटाफट कुछ प्रीलिम्स स्पेसिफिक फैक्ट्स नोट कर लीजिए। पेन और पेपर तैयार। सबसे इंपॉर्टेंट नंबर, बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए जो नई टर्नओवर लिमिट है वो 12 लाख से बढ़ाकर सीधे 1.5 करोड़ कर दी गई है। ह्यूज जंप। दूसरी बात, एफएसआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी इसे पार्लियामेंट के एक एक्ट एफएसएस एक्ट 2006 के तहत बनाया गया है। और इसकी पेरेंट मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये सब पॉइंट्स प्रीलिम्स के लिए गोल्ड हैं। अब तक जो पढ़ा उसको टेस्ट करते हैं। एक सिंपल सा एमसीक्यू है आपके लिए। सवाल है कि एफएसएसएआई के नए रिफॉर्म्स के अनुसार बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए नई टर्नओवर थ्रेशोल्ड क्या है? ऑप्शंस हैं ए 12 लाख, बी 50 लाख, सी 1 करोड़ और डी 1.5 करोड़। सोचिए, अभी डिस्कस किया था हमने। बिल्कुल सही जवाब है डी 1.5 करोड़। और मेंस के लिए इस टॉपिक से कैसा सवाल बन सकता है? क्वेश्चन हो सकता है, critically analyze how the recent FSSI reforms attempt to balance ease of doing business with food safety concerns. अपने आंसर में आपको इसके रिफॉर्म्स, इससे जुड़े रिस्क्स और उन रिस्क्स को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इन सभी पॉइंट्स पर लिखना होगा। एक बैलेंस्ड आंसर जरूरी है। चलिए अब गियर शिफ्ट करते हैं। बिजनेस रिफॉर्म से अब हम चलते हैं सोशल सिक्योरिटी की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, यानी ईपीएस 2026। दोस्तों, ये एक बेहद सेंसिटिव और इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये देश के करोड़ों एम्प्लॉयज की फ्यूचर से जुड़ा है। तो आखिर इसमें खबर क्या है? हेडलाइन ये है कि ईपीएफओ ने एक नई स्कीम ईपीएस 2026 को अप्रूव कर दिया है। ये 1995 वाली पुरानी स्कीम को रिप्लेस करेगी। और इसका सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट क्या है? वो ये कि हायर पेंशन का जो ऑप्शन था उसे अब हटा दिया गया है। और इसी वजह से ट्रांसपेरेंसी और कंसल्टेशन को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं। अब इस पूरे मामले को समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। जो पुरानी स्कीम थी ईपीएस 1995, वो एक डिफाइंड बेनिफिट स्कीम थी। मतलब आपकी पेंशन एक सेट फॉर्मूला से डिसाइड होती थी। लेकिन इसमें 2 बड़ी प्रॉब्लम्स थीं। एक, 15,000 रुपए की पेंशनेबल सैलरी पर कैप, और दूसरा हायर पेंशन का ऑप्शन, जिसको लेकर हमेशा कंफ्यूजन रहा। आपको याद होगा 2022 में इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट भी आया था। ओके, यहां भी कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, चलिए उन्हें आसान बनाते हैं। पहला, डिफाइंड बेनिफिट स्कीम। इसमें आपके पेंशन की गारंटी होती है बेस्ड ऑन अ फॉर्मूला। दूसरी तरफ है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम, जैसे कि आपका ईपीएफ।
इसमें रिटर्न इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कितना कंट्रीब्यूट किया और मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। और तीसरा टर्म पेंशनेबल सैलरी, ये वो एवरेज सैलरी है यूजुअली लास्ट 60 मंथ्स की, जिसके बेसिस पर आपकी पेंशन कैलकुलेट होती है। अब आते हैं इसके यूपीएससी रेलेवेंस पर। यह टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आपके सिलेबस के 2 कोर एरियाज को टच करता है, जीएस पेपर 2 में सोशल सिक्योरिटी और जीएस पेपर 3 में लेबर रिफॉर्म्स। ये सिर्फ एक स्कीम नहीं है, ये करोड़ों लोगों की रिटायरमेंट सिक्योरिटी का सवाल है। और इससे एक बड़ी डिबेट भी शुरू होती है कि एक वेलफेयर स्टेट का अपने सिटीजन्स के प्रति क्या रोल होना चाहिए। तो देखिए, इसके दोनों साइड्स को समझना जरूरी है। एक तरफ गवर्नमेंट का व्यू है कि इससे ईपीएफओ की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ सुधरेगी, पेंशन लायबिलिटी कम होगी। दूसरी तरफ क्रिटिक्स का कहना है कि इससे एम्प्लॉयज की सोशल सिक्योरिटी कमजोर हो रही है। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि गवर्नमेंट अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकती है और जो वेज सीलिंग है उसे वक्त के साथ साथ रिवाइज करना चाहिए। चलिए प्रीलिम्स के लिए यहां से भी कुछ फैक्ट्स निकालते हैं। फैक्ट नंबर 1, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन कितना है? इट्स 1.16% ऑफ द वेजेस। फैक्ट नंबर 2, पेंशनेबल सैलरी पिछले 60 महीनों का एवरेज है। फैक्ट नंबर 3, मिनिमम पेंशन अभी भी 1000 रुपए पर अनचेंज्ड है। और हाँ, ईपीएफओ भी एफएसएसआई की तरह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, लेकिन ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर। लेट्स डू अनदर MCQ टू सॉलिडिफाई दिस। आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स हैं। पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट 1.16% कंट्रीब्यूट करती है। सेकंड, अ सैलरी कैप ऑफ 21,000 है। और थर्ड, पेंशनेबल सैलरी लास्ट 60 मंथ्स का एवरेज है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। दिमाग लगाइए, थोड़ा सोचिए। ओके, तो देखिए स्टेटमेंट 2 गलत है। सैलरी कैप 21,000 नहीं 15,000 है। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर हुआ बी, ओनली 1 and 3 आर करेक्ट। और मेंस में इससे क्या पूछा जा सकता है? सवाल बन सकता है, द न्यू EPS 2026 इज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन फिस्कल स्टेबिलिटी एंड एम्प्लॉय सिक्योरिटी। डिस्कस। आपको इसमें गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव, एम्प्लॉयज का कंसर्न, दोनों को बैलेंस करते हुए एक एनालिटिकल आंसर लिखना होगा। स्कीम के फीचर्स, प्रोज, कॉन्स सब कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी टॉपिक की तरफ। सोशल सिक्योरिटी से अब हम फोकस करेंगे एनवायरनमेंट पर। हमारा टॉपिक है नगोया प्रोटोकॉल और इस पर इंडिया की जो पहली रिपोर्ट आई है। एनवायरनमेंट सेक्शन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो न्यूज़ ये है कि इंडिया ने अपनी पहली नेशनल रिपोर्ट ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नगोया प्रोटोकॉल सबमिट कर दी है। किससे सबमिट की है? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी CBD को। और ये रिपोर्ट इसलिए खास है क्योंकि ये एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, जिसे हम ABS कहते हैं, उस फील्ड में इंडिया की लीडरशिप को हाईलाइट करती है। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। यह नगोया प्रोटोकॉल 2010 में अडॉप्ट किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? बायोपायरेसी को रोकना। अब आप पूछेंगे बायोपायरेसी क्या है? सिंपल शब्दों में किसी देश के बायोलॉजिकल रिसोर्सेज या ट्रेडिशनल नॉलेज का बिना परमिशन और बिना बेनिफिट शेयर किए इस्तेमाल करना। और इंडिया में इस प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास एक सॉलिड कानून है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। इस टॉपिक को समझने के लिए इन 4 शब्दों को पकड़ लीजिए। फर्स्ट, ABS, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। सेकंड, बायोपायरेसी, जिसे हमने अभी समझा। थर्ड, ट्रेडिशनल नॉलेज यानी हमारे इंडिजिनस कम्युनिटीज का ज्ञान। और फोर्थ, IRCC, ये एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट है जो प्रूफ है कि एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग फेयर तरीके से हुई है। और यूपीएससी के लिए इसकी क्या वैल्यू है? ये आपके जीएस पेपर 3 के बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए एक कोर टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये एक मेजर इंटरनेशनल कन्वेंशन है। ये नेचुरल रिसोर्सेज पर देश के सॉवरन राइट्स को रीअफर्म करता है और सबसे बड़ी बात, ये हमारी लोकल कम्युनिटीज की ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रोटेक्ट करता है। तो अब इंडिया के परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं। हमारी स्ट्रेंथ क्या है? इंडिया ABS को इंप्लीमेंट करने में एक ग्लोबल लीडर है। हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क है। लेकिन चैलेंज कहाँ है? चैलेंज है लास्ट माइल डिलीवरी में। जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो लोकल कम्युनिटीज तक पूरी तरह कैसे पहुंचे? इसका वे फॉरवर्ड क्या है? हमें ग्रासरूट्स लेवल पर जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज हैं यानी BMCs, उन्हें और ज्यादा एम्पावर करना होगा। अब कुछ प्रीलिम्स के लिए रैपिड फायर फैक्ट्स। इसकी नोडल बॉडी है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी या NBA, जिसका HQ चेन्नई में है। और अब सबसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट, पूरी दुनिया के 60% से ज्यादा IRCCs अकेले इंडिया ने इशू किए हैं। जस्ट इमेजिन। और देश में 2.76 लाख से भी ज्यादा BMCs एस्टैब्लिश हो चुकी हैं। ये नंबर्स इंडिया के कमिटमेंट दिखाते हैं। चलिए आज का लास्ट MCQ सवाल है, नगोया प्रोटोकॉल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जरा ध्यान से पढ़िए। ठीक है, इसका सही जवाब है C,
to ensure fair and equitable sharing of benefits arising from the utilization of genetic resources. ये इस प्रोटोकॉल का कोर है। और अगर मेंस में इससे सवाल आता है तो वो कुछ ऐसा होगा। Assess the role of India in implementing the access and benefit sharing ABS framework to prevent biopiracy. अपने आंसर को स्ट्रक्चर करने के लिए आप इंडिया का लीगल फ्रेमवर्क, उसके इंस्टीट्यूशंस जैसे NBA और BMCs, इंडिया की सक्सेसेस और जो चैलेंजेस अभी भी हैं, इन सब पॉइंट्स को एड्रेस करिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स। आई होप आपको सब कुछ आसानी से समझ आ गया होगा। इनके शॉर्ट नोट्स जरूर बना लीजिए और रिवाइज करते रहिए। याद रखिएगा, यूपीएससी में कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है। ऐसे ही क्लियर, कंसाइज और टू द पॉइंट एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।